मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं क्लास 12 का केमिस्ट्री अध्याय नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 ठोस अवस्था, ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचना पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस किसे कहते हैं। ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। मतलब क्या है कि कण जो है परस्पर, जिसे ठोस में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से प्रबल अंतरा अणुक बलों द्वारा सम्मिलित रहते हैं। और जालक का मतलब है परस्पर एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए एक जालिका टाइप का निर्माण करते हैं। जैसे जाल होती है तो जाल का आप देख सकते हैं, एक कोना कोना लेंगे तो इस प्रकार से जाल है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यह परस्पर, इसको सटा दीजिए, यहाँ पे परस्पर एक दूसरे से कण सट जाएंगे तो अंतरा अणुक बल बढ़ जाएगा, इस कारण यह गति नहीं कर पाते हैं, तो ठोस अवस्था हो जाती है। तो आइए जानते हैं ठोस अवस्था के गुणधर्म क्या है। ठोस अवस्था के कुछ गुणधर्म हैं। पहला गुण है कि ठोस का आकार, आकृति और आयतन, आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है। मतलब आकार, आकृति और आयतन बदलता नहीं है ठोस का। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि इसके कण परस्पर अंतरा आणविक बलों द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं और गति नहीं करते हैं, इसलिए इसका आकार, आकृति और आयतन बदलता नहीं है। दूसरा गुणधर्म है ठोस का कि ठोस पदार्थों में अवयवी कणों का अंतरा अणुक बल गैस और द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। तो सीरियल वाइज से अगर जानना चाहेंगे किसमें अधिक होता है, सबसे ज़्यादा अंतरा अणुक बल ठोस में अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो अंतरा अणुक बल का ये सीरीज है। तीसरा है अवयवी कण। ठोसों में अवयवी कण निश्चित जालक बिंदुओं पर ही स्थित होते हैं। मतलब क्या है कि जो जालक बिंदु हैं, जालक बिंदु, उन्हीं पर ठोसों का अवयवी कण निश्चित होता है, स्थिर रहते हैं, वो कहीं अपना स्थान बदलते नहीं हैं, जिसके कारण इसका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है। तो जालक का कण निश्चित स्थिर रहते हैं। 4 नंबर का गुण जो है, 4 नंबर जो है वो है कि ठोस असंपीड्य होता है। असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब होता है, असंपीड्य का मतलब होता है दबे न, जो जिसे दबाया ना जा सके। तो आपको अभी बताया कि ठोस अवस्था में जालक के अवयवी कण परस्पर सटे होने के कारण इन्हें और दबाया नहीं जा सकता, इसलिए असंपीड्य माने जाते हैं। तो यह असंपीड्य होते हैं। 5 नंबर है विसरण संबंधी। विसरण का मतलब फैलना। तो सबसे अधिक अंतरा अणुक बल ठोस में होता है, इसलिए इसका विसरण बहुत कम होता है। द्रव में इससे कम अंतरा अणुक बल होता है ठोस से, इसलिए द्रव का विसरण दर ठोस से ज़्यादा होता है। और गैस में अंतरा अणुक बल होता ही नहीं है, नगण्य होता है, इसलिए गैस में विसरण दर सबसे अधिकतम होता है। कण दूर दूर होते हैं, विसरण दर इसलिए अधिक होता है। 6वां नंबर है घनत्व। 6 नंबर, तो घनत्व के बारे में देखा जाए तो जिसके कण बहुत पास होते हैं उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। तो ठोस के कण बहुत करीब होते हैं, बहुत पास होते हैं, द्रव के उससे थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के सबसे अधिक दूर होते हैं। तो ठोस का घनत्व इसलिए अधिक होता है, द्रव का घनत्व इसलिए उससे कम होता है, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है।
अगर आपको जानना है कि घनत्व के बारे में कैसे जानेंगे, तो आप समान मात्रा में तीनों को ले लीजिए, तीनों को समान मात्रा में, जिसे जानना है आपको कि ठोस द्रव गैस में घनत्व किसका अधिक है, तो आप 1 किलो ठोस ले लीजिए, उतना ही वजन का द्रव ले लीजिए, उतनी ही वजन का गैस ले लीजिए, तीनों का वेट समान होना चाहिए, तीनों का वेट समान होना चाहिए। तो नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो गई, आयतन समान होना चाहिए। देखिए इसमें समझ लिए थोड़ा किसका घनत्व तो अधिक होगा, फिर से बता देते हैं। तीनों का आयतन समान ले लीजिए, आयतन समान होना चाहिए, और समान लेने के बाद उसका वेट करिए, माने वजन कर लीजिए, जिसका वजन अधिक होगा उसी का घनत्व तो अधिक होता है। देखिए, ठोस अवस्था पढ़ने के बाद उसके गुण पढ़ाए, उसके बाद ठोसों का वर्गीकरण हम लोग जानेंगे। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने वर्गीकरण किया गया। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वे ठोस, इसकी डिफिनेशन है, वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम व्यवस्था में निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, उससे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जो त्रिविम में नियमित एवं निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं, उससे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों साथ ही लेके चलेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित और नियमित व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण दीर्घपरासी होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण लघुपरासी होते हैं। तीसरा है क्रिस्टलीय ठोस के गुण में, यह गुण है क्रिस्टलीय ठोस के गुण में तीसरा है, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक तीक्ष्ण और निश्चित होता है, अर्थात यह एक निश्चित ताप पर ही क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर ही ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गुण देख लीजिए तीसरा, इसका गलनांक जो है वो अनिश्चित होता है, मतलब कि इसका ताप कोई फिक्स नहीं है कि कितने डिग्री पर यह ठोस से द्रव में बदलेगा। 4 नंबर है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या होता है, तो शीतलन वक्र आपको बता दें, जब किसी ठोस को गलाया जाता है तो वह गलते समय, ठोस जब गल रहा होता है तो उसका ताप निश्चित स्थिर रहता है तब तक जब तक पूरा ठोस पिघल ना जाए, द्रवित ना हो जाए, तो उसे हम शीतलन वक्र। तो शीतलन वक्र असतत पाया गया है क्रिस्टलीय ठोस में, असतत पाया गया है। इसका वक्र जिसे होता है, ग्राफ थोड़ा खींच के बता देते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाता है ये समय हो जाएगा, ये वाला ताप हो जाएगा टेम्परेचर। तो यहाँ से आप अगर ए पर ठोस है, ताप देना शुरू करेंगे तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, बी सी डी तक चलेगा, समय ताप, ये ताप है, ये समय है। तो इस प्रकार का ग्राफ असतत प्राप्त होता है। 5 नंबर है, या विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं क्रिस्टलीय। इसका देख लीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस में थोड़ा शीतलन वक्र जान लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र सतत पाया गया है।
सतत का मतलब ग्राफ आपका हो जाएगा, यह समय है, और यहाँ पर अगर यह ताप होगा तो यहाँ पे ये वाला ऐसे इसका वक्र प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस को यदि टेम्परेचर दिया जाए, उसे गलाया जाए, द्रवित किया जाए, तो उसका ताप स्थिर रहता है। उसका ताप सदैव क्या हो जाता है, स्थिर, माने वो बदलता नहीं है, वो बारी बारी से क्रम वाइज बदलता रहता है। जैसे जैसे पिघलता जाएगा उसका टेम्परेचर समय के साथ बदलता रहेगा, निश्चित नहीं होता। अब आगे देख लीजिए, विषमदैशिक। क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति विषमदैशिक होती है। विषमदैशिक का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का कठोरता, अपवर्तनांक और चालकता भिन्न भिन्न पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों का कठोरता, अपवर्तनांक और चालकता सबका अलग अलग पाया जाता है, भिन्न भिन्न, माने भिन्न भिन्न पाया जाता है, अलग अलग होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिक प्रकृति का होता है, समदैशिक प्रकृति का पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है और क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है। 6वां नंबर देख लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस को यदि हम चाकू से काटेंगे तो वह विदलन के रूप में प्राप्त होता है। चाकू से काटने पर यह विदलन के रूप में प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटने पर अस्पष्ट विदलन प्राप्त होता है। अस्पष्ट विदलन प्राप्त होता है। चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोस अस्पष्ट रूप से विदलन प्राप्त होता है। 7 नंबर है, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस माना गया है। अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं है, यह वास्तविक ठोस नहीं है, यह वास्तविक ठोस नहीं है। आगे देख लीजिए, गलनांक ऊष्मा निश्चित होती है। ठोस का गलनांक ऊष्मा निश्चित पाया जाता है, जबकि इसका गलनांक ऊष्मा अनिश्चित होता है, अनिश्चित पाया जाता है। आगे इसका एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में है क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे उदाहरण के तौर पे कॉपर, फेरस, आयरन है, सिल्वर, जिंक सल्फाइड, NaCl, नमक। और इसका एग्जाम्पल जो है याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल पूछता है बोर्ड में। इसका है कांच, रबर, प्लास्टिक। कांच, रबर, प्लास्टिक ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। जैसे तो इसको याद कर लीजिए, बोर्ड में बहुविकल्प पूछता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय जानने के बाद फिर जानते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो ये क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के आकर्षण बल के आधार पर उन्हें 4 भाग में बांटा गया है, 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। आयनिक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क, या इसी को जालक ठोस भी कहते हैं। और फिर तीसरा है आणविक ठोस, चौथा है धात्विक ठोस। चलिए बारी बारी से जानते हैं हम लोग आयनिक ठोस क्या होता है। आयनिक ठोस वह क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें अवयवी कण आयनों के द्वारा बंधे होते हैं। तो अवयवी कण आयन और धनायन और ऋणायन होते हैं। तो इसमें अवयवी कण जो होते हैं धनायन और ऋणायन के रूप में होते हैं। धन, उसके बाद ऋण, फिर धन, फिर ऋण, ऐसे चलता है। धनायन ऋणायन करके एक बॉक्स में आप बना सकते हो, इसे प्लस माइनस कहीं पर ऐसे कर सकते हैं आप। तो ऐसे करके तो इसमें क्या होता है कि आयनिक ठोस में धनायन ऋणायन विद्युत बल के द्वारा बंधे होते हैं। विद्युत बल को हम लोग कूलाम बल भी कहते हैं, फिजिक्स पार्ट 1 में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में। कूलाम बल के द्वारा बंधे होते हैं या विद्युत बल के द्वारा बंधे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, NaCl, KCl, KClO3, धातु ऑक्साइड। याद कर लीजिएगा,
NaCl, KCl, KClO3 धातु ऑक्साइड। और एक चीज और जान लीजिएगा इसके गुण में, आयनिक ठोस का गुण ये है कि जैसे नमक को ले लीजिए, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में NaCl, ठोस अवस्था में आयनिक ठोसों के अवयवी कण धनायन और ऋणायन मुक्त नहीं होते हैं, और गलित अवस्था में धनायन ऋणायन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ठोस अवस्था में यह आयनिक ठोस विद्युत का कुचालक माना गया है। दूसरा ठोस है सहसंयोजक या नेटवर्क या जालक ठोस। तो इसमें हम लोग जानेंगे ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, उस प्रकार के ठोस को हम लोग सहसंयोजक या नेटवर्क या जालक ठोस कहते हैं। इसमें जैसे में आप देख सकते हो हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड या ग्रेफाइट ETC आ जाता है। याद रहे, इसमें अवयवी कण सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, नेटवर्क जालक ठोस कहलाते हैं। जैसे में हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट इत्यादि। अगला है आणविक ठोस। आणविक ठोस में चलते हैं। ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं, अणु के रूप में पाए जाते हैं, उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस को मुख्यतः 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे में आप देख सकते हैं अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस में H2, Cl2, I2, Ar, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सब सॉलिड स्टेट में है। इसका एग्जाम्पल है अध्रुवीय ठोस का। तो अध्रुवीय ठोस जान लीजिए क्या होते हैं। इस प्रकार अध्रुवीय ठोस में अवयवी कण परमाणु के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसमें परमाणु या अणु के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उसे हम अध्रुवीय ठोस कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, आर्गन परमाणु के रूप में उपस्थित है, जबकि H2 अणु के रूप में है, या अणु के रूप में है या परमाणु के रूप में है। CCl4 अणु के रूप में है। तो आप कह सकते हो अध्रुवीय ठोस ऐसा आणविक ठोस है होता है जिसमें अवयवी कण अणु या परमाणु के रूप में सॉलिड स्टेट में उपस्थित होता है, उसे हम अध्रुवीय ठोस कहते हैं। अगला जान लीजिए ध्रुवीय ठोस क्या होता है। ध्रुवीय ठोस में ऐसे ठोस जिनमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं, ऐसे आणविक ठोस जिनमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं, उसे हम ध्रुवीय ठोस कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये भी सॉलिड स्टेट में रहेगा, सब सॉलिड स्टेट में रहेगा, क्योंकि हम लोग ठोस पढ़ रहे हैं, ठोस का स्पेलिंग सॉलिड होता है। तो SO2 HCl। अगला है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो ऐसा आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन आबंध अवश्य रूप से उपस्थित होता है, अवयवी कण हाइड्रोजन के द्वारा बंधे होते हैं, उसे हम हाइड्रोजन आबंधित कहते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितने भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ यदि हाइड्रोजन बंध बनाता है तो वह अवश्य रूप से हाइड्रोजन आबंधित रहता है। तो हाइड्रोजन आबंध जो कि 11 में पढ़ा जा चुका है, हाइड्रोजन आबंध। तो विद्युत ऋणात्मक की तत्व देखेंगे तो इसमें सब मौजूद होता है, तो आप देख सकते हो। आगे चलेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का चौथा पार्ट, लास्ट वाला है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पाई जाती है, इस प्रकार के ठोसों को धात्विक ठोस कहा जाता है। ये विद्युत के सुचालक पाए जाते हैं। ये विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि अवयवी कणों के अतिरिक्त उनके मध्य अंतराणुक स्थान में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसे मान लीजिए कण हो गए
तो कणों के मध्य अंतराणु का स्थान है, तो यहाँ पर धात्विक मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन ही कारण बनता है विद्युत के सुचालक होने का। चलिए देखते हैं एकक कोष्ठिका क्या होती है। एकक कोष्ठिका कुछ जानते हैं। एकक कोष्ठिका की अंग्रेजी यूनिट सेल होती है। एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल की संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार समान रूप से दोहराने पर सभी दिशाओं में संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे ही हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे ऐसा डब्बा ले लीजिए, खिलौने वाला माचिस का डब्बा, और परस्पर सटाकर उसे डब्बे के पास में रखेंगे तो एक बड़ा सा डब्बा प्राप्त होगा। तो उसमें से एक डब्बे को निकालेंगे, वही यूनिट सेल का काम करता है, वही है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका जान लेते हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका यूनिट सेल आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। आइए आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका के बारे में जानते हैं। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के कोनों पर शीर्ष पर उपस्थित होते हैं, उसे आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका कहा जाता है। को बता दें, यह एक घनाभ है, घनाभ के रूप का ही एकक कोष्ठिका होती है। और एकक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं। 8 कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं, शीर्ष जिसको हम लोग कहते हैं। इसको देखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, आप जिस कमरे में बैठे हैं वही कमरा है घनाभ चाहे घन, तो घन के रूप में ले लीजिए। वहाँ पर देख लीजिए 8 कोने होंगे, 8 कोने हो गए, और यहाँ पे 12 कोर होती हैं। 12 कोर का मतलब साइड हो जाती है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 कोर हो जाती हैं। और 6 फलक होते हैं। 6 फलक का मतलब दीवार। जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पे देखिए चारों तरफ दीवारें हैं। 1 2 3 4 5 6 देखेंगे साइड से तो 6 फलक दिखेंगे। और 3 कोर के द्वारा 3 कोण का निर्माण होता है। 3 कोण का निर्माण होता है। जैसे में देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 कोर हो गए। अब तीनों कोर को देखेंगे तो यहाँ से जब मिलती है तो अल्फा बीटा गामा 3 कोर का निर्माण होता है। तो आगे चलते हैं। आद्य या सरल मूलभूत एकक कोष्ठिका जान लिए क्या होती है। उसके बाद चलते हैं हम लोग केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में। केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो ऐसी वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उपस्थित होते हैं, उसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका मुख्यतः 3 प्रकार से आ जाती है। तो 3 प्रकार से देखते हैं क्या होती है। अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतःकाय, काय का मतलब बॉडी होता है, बॉडी का मतलब शरीर होता है। BODY बॉडी माने शरीर, काय माने शरीर होता है। तो अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है BCC, अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसकी डिफिनेशन सुनिएगा। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिरों के कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में स्थित होता है। घन के केंद्र में स्थित होता है। चारों कोनों से एक रस्सी बांधेंगे, जहाँ पर रस्सियाँ आपस में क्रॉस करेंगी वहाँ पर एक स्थित होता है हवा में लटका हुआ, तो उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है FCC होता है।
FCC हो जाती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसकी अंग्रेजी होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित, जैसे आप बता दें फलक का मतलब होता है 6 फलक होते हैं, तो इसकी डिफिनेशन सिंपल है, ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। तो 6 फलक हैं, तो पहला फलक ये है 1, यहाँ पर ये हो गया 2, ये ऊपर वाला एक 3, फिर ये साइड में एक हो गया 4 और फिर एक नीचे वाला हो गया ये वाला 5 और एक बचा है उस साइड का जो पीछे वाला है एकदम, तो हो जाएगा 6 सबके केंद्र में, फलक के केंद्र में होगा, तो उसे FCC कहते हैं। अंत्य आधार केंद्रित एकक कोशिका, जिसे अंत्य का मतलब इंड, ECC भी हम कह सकते हैं, इसे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका परिभाषा जान लीजिए, ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 अपोजिट फलकों के सेंटर में मौजूद होते हैं। फलक नीचे वाले का ऊपर वाला अपोजिट है, तो या तो नीचे रहेगा तो एक ऊपर रहेगा, इंड आधार पर, अब साइड में या तो यहाँ पर रहेगा तो फिर यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो, इंड अंत्य के आधार केंद्रित एकक कोशिका है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एकक कोशिका डिफिनेशन होती है, याद कर लेंगे। चलिए देखिए छात्रों, घनीय क्रिस्टल निकाय में अवयवी कणों की संख्या की गणना करने सिखाएंगे। मतलब अभी जो पीछे पढ़े हैं SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल, और यहाँ पे हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यहाँ पे हो जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक यस्सी का क्रिस्टल बनाने में कुल कितने अवयवी कण लगेंगे उसी की गणना करनी है। एक BCC यूनिट माने एकक कोशिका बनाने में कितने अवयवी कण लगेंगे उसकी गणना करेंगे। एक FCC का यूनिट सेल माने एकक कोशिका बनाने में कितने अवयवी कण लगेंगे उसकी गणना करनी है, और एक ECC का यूनिट सेल बनाने में कितने अवयवी कण लगेंगे उसकी गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा कल्पना कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब एक घन बनता है तो एक घन में सिंपल सरल या आध सेंटर्ड यूनिट सेल में होता क्या है कि उसके कोनों पर 8 अवयवी कण मौजूद होते हैं। तो 8 अवयवी कण पूर्ण मौजूद नहीं होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ही इसके बाहर नहीं होता है। तो इस कोनों पर अवयवी कणों की पूर्ण आकृति प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार का यूनिट सेल 8 को जब रखेंगे इसके इर्द गिर्द 8 को, तब जाके इस पूरे शीर्ष का एक अवयवी माने यह कण पूरा होता है। तो समझिएगा 8 गो शीर्ष हुआ, तो इसको पूर्ण करने में 8 गो डिब्बा, ऐसा इसको पूर्ण करने में 8 डिब्बा, इसको पूर्ण करने में 8 डिब्बा, ये 8 को। तो इसलिए अवयवी कण की संख्या बराबर, तो 8 गो कोना है, ध्यान सुनिएगा, 1/8। 1/8 क्यों किए? क्योंकि एगो अवयवी कण का 1/8 भाग न एगो में मौजूद है। तो ऐसा 8 गो डिब्बा ऊपर रखिएगा तब न एगो पूरा कोना बनेगा। तो 1/8 गुणे 8 डब्बा एक्स्ट्रा, तो कट गया बराबर 1। मतलब SC सिंपल सरल आध को बनाने में एक अवयवी कण की उपस्थिति, एगो अवयवी कण मौजूद होता है। एक BCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल बनाने में कितने अवयवी कण? तो आप बताइएगा, यहाँ पे कोनों पर अवयवी कण कितने हैं? तो 8 गो ही हुआ, 8 गो डब्बा रखेंगे, तो 1/8 भाग कोना पर मौजूद है।
8 गो डिब्बा रख दीजिए तो 8 का में 8 बराबर 1। शीर्ष पर लगने के लिए एगो मौजूद रहेगा आ एगो केंद्र में है, तो केंद्र में है, केंद्र में अवयवी कण 1 है, 1 मौजूद है केंद्र में, तो 1 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कुल कण कितने मौजूद हो जाएंगे, तो एक कोने पर आ एक केंद्र में 1 धन 1 बराबर 2। एफसीसी का देख लीजिए, एफसीसी का फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलन का तो फंक्शन पर पहले हम लगा देते हैं, 4 5 6 4 गो हुआ, एक सामने वाले पे एगो आ एक जो है अंदर वाले पे एगो, 6 गो हो गया। अब बताइएगा कोनों पर अवयवी कण कब होंगे, अवयवी कण कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सरल 8 वाला नियम लगा दीजिए। कोनों पर 1/8 गो अवयवी कण मौजूद है, माने एगो अवयवी कण का 8वां भाग मौजूद है, तो 8 गो डिब्बा रखिएगा तो कट जाएगा, तो एगो मतलब एगो अवयवी कण से बनेगा पूरा कोना। अब फेस पर देखिए, फेस पर मान लीजिए है एगो फलक है, एगो फलक है, तो एगो फलक पर एगो अवयवी कण का आधा कण एपा मौजूद है, तो आधवा कण लाएंगे दूसरा का फलक अब चिपकेगा, तो एक फलक पर एगो अवयवी कण लाने के लिए 2 गो फलक की जरूरत पड़ रही है। देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं फलक पर अवयवी कण, बताइए कुल मिला के 1/2 एगो फलक पर अधवे न कण अवयवी कण, एगो अवयवी कण का आधवा हिस्सा मौजूद है, आ कुल मिला के 6 गो फलक है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कुल क गो कण हुए, 3 गो कण। इसलिए कुल अवयवी कण कितने मौजूद हैं, कुल कण बराबर, तो 2 और 1 3, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, सॉरी 2 1 3 नहीं, 1 और 3 4 हो जाएंगे। 4 अवयवी कण से यह बनेगा। इंड सेंट्रल यूनिट सेल में हो जाता है अंत्य, मतलब क्या है 8 गो, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोनों पर कितने कोनों पर हो जाएंगे, कोनों पर अवयवी कण हो जाएंगे 1/8 गुणे 8 कट के 1 हो जाएगा। अब बताइए अंत्य पे आधार पर जिसको हम कहते हैं अंत्य पर अवयवी कण बताइएगा। 1/2 आधवा कणों का आधा अवयवी कण कितने फलकों पर मौजूद है, तो 2 गो पर, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 1 में 2 बराबर 1, कुल कितना हो जाएगा, कुल अवयवी कण बराबर 1 धन 1 बराबर 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, समझ में न आए तो याद रहे, एक बात याद रखिएगा, जितने भी कोना हैं वहाँ पे 1/8वां भाग अवयवी कण मौजूद है, इसलिए यहाँ पर गुणा हुआ है। यहाँ पे फलक पर रहेगा तो 1/2 कण, और अंदर यहाँ पे सेंटर में है तो वो तो अकेले है, वो अवयवी कण का पूर्ण भाग मौजूद है, इसलिए वहाँ पे 1 ऑलरेडी लिख दिया गया। यही है, तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट देखें।